करनी हो तो कर सकता है। एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर विद मी? चलिए, सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लगी होगी अब। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशनल पेपर नंबर 1 से। आप लोगों को क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हुई है सिर्फ उसी के बारे में आप मेरे से बात करेंगे। और जो लोग अभी ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं, किसी को अपना नंबर नहीं बताना है, ये नहीं बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस आप देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मीन डेविएशन इज लीस्ट। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे, जब कोई समस्या हो तो ही आप बोलिएगा। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन अबाउट। तो आई थिंक इसका आंसर सभी को क्लियर है और सबने इसका आंसर लगभग सही भी दिया है। द आंसर इज मीडियन। नेक्स्ट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट इज ऑलवेज 0। इसका आंसर ए है, मीन। जिसमें किसी को डाउट हो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। परसेंटाइल डिवाइड द एंटायर डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसका मीडियन मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका मीडियन शायद आएगा, चलो जो भी आया हो, मीडियन सब लोग जानते हो, इसकी काउंटिंग कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज हैं। तो फिफ्थ और सिक्स का एवरेज यानी पांचवी वैल्यू और छठवीं वैल्यू इवन ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोलना यस, अदरवाइज कोई बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 to 1। कुछ लोगों ने इसको भी, एक दो लोगों ने शायद मिस्टेक से किया है। खैर, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन का ये सबका ही सही है, छठा क्वेश्चन। और फार्मूला आपको लिखाया गया, सवाल भी लगवाया गया है, नोट्स को फॉलो करिए। इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे सामने ये रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि मैं आपको बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना है और सारे बच्चों को करने में और सबमिट करने में दिक्कत आती है। इस वजह से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं क्वेश्चन ऐसे दूं जो आप आसानी से कर लें। तो बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एग्जाम के पर्पज से घर के लिए कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट, ये है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। इसमें लेफ्ट साइड पे स्क्यूनेस में कमी आई है। लेफ्ट पे क्या होता है सबको पता है, माइनस, और राइट पे क्या होता है, प्लस। तो लेफ्ट पे कमी आई है, इसलिए ये निगेटिवली स्क्यूड कर्व है। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और शायद मैंने इसका डिस्कशन भी किया था, पहले भी क्लास में भी किया था, और जब आपका सेशनल पेपर होने वाला था उसके पहले भी रिवीजन क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। व्हाट इज द टाइप ऑफ कर्टोसिस। कर्व को देखकर ही लग रहा है ऊंची चोटी वाला है, लेप्टोकर्टिक होगा। अगर बीच में होता तो मेजोकर्टिक, और फ्लैट होता तो प्लेटिकर्टिक। नेक्स्ट है टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो जिसने भी क्लास की है, नोट्स पढ़े हैं, इन चारों को अगर आप पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपको सही आंसर मिल जाएगा। जिसने क्लास नहीं की वो कंफ्यूज होगा किन्हीं दो के बीच में, लेकिन जिसने क्लास की है सबको पता है कि जब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है तो हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, यानी आंसर सी होगा। वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। 10वां है रेंज ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, पेपर 1 है ये, सेशनल 1। सेशनल 2 पे आते हैं। आई थिंक सेशनल 1 वाले पेपर में किसी को कोई डाउट सर नहीं एक बार ऑप्शन बता दीजिए फिर से इसके। अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वीडियो की यूट्यूब पे, तो आप उसे वापस से देख के सारे देख सकते हैं, ठीक ओके है। ओके ओके सर। चलिए, सेशनल 2 पे आते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी। अगर किसी की 1 हो, कोई भी इवेंट है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं। तो 1 प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 1 होने का मतलब सर्टेन, श्योर है। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। तुम लोग नोट करते जाना, हालांकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मिल जाएगी आपको। एग्जाम के पर्पज से इसको नोट कर लेना है ना, क्योंकि कोविड में पेपर कैसा हो उसका फॉर्मेट। हाँ बोलिए।
कौन बोल रहा है? सर बोला है कि नोट है, सब नोट कर लिया। ओके ओके ठीक है, आलोक कुमार। लीप ईयर वाला क्वेश्चन है, सबको आंसर पता था, लगा के भी जान सकते हो। आंसर इज 2/7। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड आउट ऑफ 5 कॉइन। तो इस क्वेश्चन में जिसको डाउट हो वो बोले तो मैं इसको बताऊं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। सर एक बार बता दीजिए। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। सर एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पर टोटल कॉइन है 5। हम लोग बायनोमियल का यूज़ करेंगे। बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ रखी है, उसको आप नोट से रिवाइज कर सकते हैं। n की वैल्यू हमको 5 दे दी गई है और क्वाइन है, तो क्वाइन पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 क्लासिकल डेफिनेशन से। अगर p की वैल्यू 1/2 है तो 1 माइनस पी भी तो 1/2 ही हो जाएगा। बायनोमियल का फॉर्मूला होता है x हेड पाने के लिए NCX p टू द पावर x और 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस x। सभी को फार्मूला याद होना चाहिए। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इसका क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या पुट करें, तो हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है। कितने हेड ये हमसे चाह रहा है? 3, एग्जैक्टली 3। तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, 5c3, फिर आएगा 1/2 की पावर 3 एंड 1 माइनस 1/2 की पावर 5 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5c3 की वैल्यू आएगी 10, 1/2 की पावर 3 यहाँ पर है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 ही बचेगा। 1 से 1/2 को घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा। 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 1/2 की पावर 3 और पावर 2, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो चाहे जैसे, 2 की पावर 5 आएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा 32, यानी कि 5/16। और इसको अगर हम पॉइंट में कैलकुलेटर से कन्वर्ट करें तो रिजल्ट आएगा 3125। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चले आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन इज। तो दो हमने आपको पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था इंटर क्वार्टाइल रेंज और एक क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला था Q3 माइनस Q1/2। अगर यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो डिवाइड में जो 2 है वो हटा देना बस। इंटर क्वार्टाइल रेंज को सेमी क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ये क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है, याद रखना है आपको। इस तरह के और भी डेविएशंस के फार्मूले आपको लिखवाए गए नोट्स में, उनको भी फॉलो करना है। फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का कॉन्सेप्ट क्या था? हम सबसे पहले इस फ्रिक्वेंसी का सम करते थे, देखते थे कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी का सम करें तो शायद कितना आ रहा है? 70। सम करके जरा देख लो। एक लोग एंट्री ले रहे हैं, जरा इनकी एंट्री कर देते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सम है 70। तो अकॉर्डिंग टू रूल मीडियन को निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते थे। 2 से डिवाइड करने पर पता चला कि वैल्यू आई 35। अब 35 वैल्यू जिस भी सेल में होगी उसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो जरा देखते हैं 35th वैल्यू किस में होगी, और इस 35th वैल्यू को जानने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर देते थे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहली वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, दूसरी में ऐड हो जाएगा, सब लोगों को कैलकुलेट करना आता है। और अगर 40 इसमें ऐड करें तो 65 हो जाएगा। 65 में 50 ऐड करते हैं तो 115, और 25 सर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो फिर 140 आएगा ना? हाँ ये गलत हो गया, 140 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 140 है। तो इसका टोटल आया 140। 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, यानी कि हमको 70 वाली वैल्यू देखनी है, किस में आ रही है, कौन से सेल में। तो यहाँ तक 5 हुई, फिर 25 हुई, फिर 65 हुई, यानी कि जो 70s वैल्यू है वो इस सेल में आएगी। तो आपकी मीडियन क्लास ये बन गई 45 to 60। आंसर इज सी। सभी को क्लियर? यस सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 है फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुई है, तो सबकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको दो चीजें मैंने बताई थी, एक था रैंक कोरिलेशन r। रैंक कोरिलेशन r के अगर हम फार्मूले की बात करें तो उसका फार्मूला था ये, जब हम इस डेटा पर कैलकुलेट करते हैं रैंक कोरिलेशन तो रिजल्ट आता था 0.5। सबने कर रखा है, लेकिन यहाँ पर Yes, sir. हमने पूछा था रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, और हमने क्लास नोट्स में इसको करवाया भी है। Yes, sir, करवाया है। y x से Yes, sir, represent करते करवाया। हैं, और इसका फार्मूला होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r अंडर रूट वेरियंस ऑफ y अपॉन वेरियंस ऑफ x। मैंने ये भी कहा था कि अगर y ऑन x की जगह पर वो x ऑन y पूछ ले तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वेरिएंस ये वाला ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। यानी x ऑन y पे x ऊपर y नीचे, y ऑन x में y ऊपर x नीचे। अब इसको कैलकुलेट करने पर रिजल्ट 0.4 आएगा। बाकी के लिए नोट्स देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन थी, शायद सबकी दूर हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस फॉर अ सैंपल साइज ऑफ n साइज का सैंपल है और सिंगल वेरिएंस की हमको टेस्टिंग करनी है। तो सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए n-1 थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए, उम्मीद है सबको क्लियर होगा ये। आगे बढ़ते हैं। Which test is used to test the attributes for independent और dependent, यानी एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट, इस बात को टेस्ट करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं। मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ओके। क्लियर है सभी को? काई स्क्वायर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ 2x2। आपको याद होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे जिसमें आपको ये पता करना था, जैसे यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया पुअर और एक ले लिया क्रिमिनलिटी, तो क्या इनके बीच में कोई एसोसिएशन है? इसको यूज करने के लिए हम इस तरह की टेबल बनाते थे। इस टेबल का ही नाम था कंटिजेंसी टेबल। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे? रिजल्ट था r-1 इंटू c-1, यानी रो से एक घटाएंगे, कॉलम से एक घटाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो कितनी है इसमें? 2 रो है और कॉलम भी तो 2 ही है। 2-1 इंटू 2-1, रिजल्ट आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट आपके काम आएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी है। एग्जाम में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसके लिए घर पर जो नोट्स बने हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। विच वन ऑफ द करेक्ट पेयर ऑफ नॉर्मल इक्वेशन इन फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन? ये सबने सही किया है। y इक्वल टू a प्लस bx में समेसन रन कराना था और उसी से नॉर्मल इक्वेशन हमको मिल जाती हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर डाउट हो किसी को तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट आज का पेपर, और इसमें नंबर ऑफ डाउट्स बढ़ने वाले हैं, सबके लगभग डाउट्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर्ड टी टेस्ट बेस्ड ऑन n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। जितने लोगों ने पेयर्ड टी टेस्ट किया होगा सबको याद होगा, यूट्यूब पे इसका लेक्चर भी पढ़ा हुआ था, शायद दोबारा भी देखा गया हो आप लोगों के थ्रू। तो रिजल्ट था इसका n-1। क्या सबने सही किया है? जी सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. गलत sir. वाले लोग करेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है जिनका गलत हुआ है। कोई भी अपना स्कोर नहीं शेयर करेगा, ना ही कुछ बताएगा कि मेरा कौन सा गलत है। बस आप देखते जाइए और अपने पे सही का आंसर टिक करते जाइए एग्जाम के पर्पज से। इन वन वे क्लासिफिकेशन इफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड लेवल ऑफ फैक्टर ए इज 3। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? टोटल ऑब्जर्वेशन इज 10, यानी कि n की वैल्यू हमको दी गई है 10। टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है और फैक्टर ए है, उसके 3 लेवल हैं। जैसे हमने कहा था 3 तरह के स्कूल हो सकते हैं, जयपुरिया, CMS एंड सिटी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज। तो 3 इसके लेवल हैं, यानी यहाँ पर k की वैल्यू हमको 3 दी गई है। तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला था n-k, यानी कि 10-3 इज इक्वल टू 7। अगर मान लो आपको ये फार्मूला याद नहीं था
कोई बात नहीं, आप एनोवा टेबल पे आ जाइए। एनोवा टेबल में हम सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहला सोर्स क्या लिखते हैं, फैक्टर ए, और एक होता टोटल, और बीच में आता एरर। जिसने भी एनोवा की टेबल बनाई होगी उसको ये बात याद होगी। तो फैक्टर ए के लेवल है 3, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3 - 1 यानी कि 2। टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 - 1 यानी कि 9। कौन से किए थे हम? और एरर की कैसे आती है, जब 9 से 2 को घटाते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। तो दोनों से रिजल्ट 7 आ रहा है। अब जितने लोगों का गलत आया है वो आज अपना आकलन करेंगे और देखेंगे कि किसका किसका गलत है, क्या दिक्कत हुई। अगर क्वेश्चन में किसी को कोई और डाउट है तो वो बोल सकता है, गलत सही नहीं बताना है, आपको डाउट हो तो बताइए। चलो, सबको लगभग समझ में आ गया है। इसी फॉर्मूले को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, n - 1 k - 1, और यहाँ पर आएगा n - k। चलिए माइक ऑफ करिए जिसका भी ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In 2A classification with 4 level of factor A and 5 level of factor B, what is the error degree of freedom? Very easy question. आपको 2A बता दिया गया है। 2A में एक फैक्टर इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। A के लेवल है 5 और B के लेवल है 4। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है R - 1 × C - 1, जहां पर R रिप्रेजेंट करता है कॉलम, या R रो को रिप्रेजेंट करता है और C कॉलम को। तो एक की वैल्यू 5 है और एक की है 4। तो 5 से अगर 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 से अगर हम 1 घटाते हैं तो 3 बचेगा। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ गया 12। आंसर इज डी। तो एनोवा टेबल है 2A की, आपको 2A की एनोवा टेबल याद रखनी है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो एनोवा टेबल लिख लीजिए। आपके पास 2 फैक्टर हैं, एक है A, एक है B, और आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है ये कैसे निकालोगे। तो जब इसके 5 हैं, इसके 4 हैं, तो इन दोनों से मिलकर टोटल कितने बनने वाले हैं, 20 बनेंगे कॉम्बिनेशन। यानी टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 20 - 1 यानी कि 90। ए के कितने दिए हुए हैं, 5, तो ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5 - 1 यानी कि 4। बी के कितने हैं, 4 लेवल हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई ये। अब 19 से इन दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 3 7, और 19 से अगर हम इनको घटाते हैं तो रिजल्ट आएगा 12। यानी अगर आपको एनोवा टेबल याद है, यहाँ एरर लिख के आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो किधर से भी निकालिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए या एनोवा टेबल से निकालिए, दोनों में से किसी एक को आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें टेस्टिंग की जा रही है म्यू = 1500 की, यानी कि ये हमारा सिंगल मीन है। सिंगल मीन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सबको पता है, कौन सा, टी टेस्ट। टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में हमको म्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1500। यानी ये वैल्यू कहीं पे है, मान लो यहाँ पे हमने 1500 को मार्क कर लिया। अब टेस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर इधर जा रही है तो टेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट टेल्ड, क्योंकि अगर हम अपना हाथ देखें तो इस तरफ राइट है, और अगर इधर जा रही तो टेस्ट कैसा हो जाएगा, लेफ्ट टेल्ड। अब आप अपने H1 को देखिए, म्यू क्या हो रहा है, 1500 से कम हो रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है। इस तरफ जाने का मतलब कौन सा टेस्ट हो गया, लेफ्ट टेल्ड। वन साइडेड इसलिए होता है क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। और आपको याद होगा वो क्वेश्चन जिसमें हमने डिपार्टमेंटल स्टोर से सैंपल लिया था, साबुन का एडवर्टीजमेंट कराने के बाद टेस्ट करना चाह रहे थे कि एडवर्टीजमेंट का फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो वो वन टेल्ड ही था, या तो सेल उतनी ही रहेगी या तो बढ़ जाएगी। एडवर्टीजमेंट से कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है कि एडवर्टीजमेंट कराओ और सेल घट जाए, यानी वन वे था, वन साइडेड था। तो सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूटिलाइजेस। वैसे तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट को ज़्यादा यूटिलाइज करता है, लेकिन अगर एफ टेस्ट फेल हो जाता है और हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो हम क्रिटिकल डिफरेंस निकालकर टी टेस्ट का भी यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था ये वाला, लेकिन अगर किसी ने इसको भी लगाया है तो मैं सही मान लूंगा, यानी उसको भी नंबर सर वो हमारा गलत हुआ है। नहीं,
फिर मैंने कहा, आपने फिर क्यों बोला? अभी इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए अब दोबारा मत बोलिएगा, ठीक है? किसी का गलत हुआ, किसी का सही हुआ, किसी को इसको बताने की जरूरत नहीं है, खासकर कि ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? ओके, तो अगर किसी ने ये लगाया है तो भी सही है, और अगर किसी ने ये लगा दिया है तो एफ टेस्ट 99% केसेस में यही यूज होता है। टी वाला यूज हम तब करते हैं जब हमको फर्दर आगे की क्लासिफिकेशन करनी होती है। तो 100% आंसर ये वाला सही है, लेकिन ये भी 99% सही है। माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन हो। तो हम लोग दोनों पे ही, जिनके जिनके ए या जिनके जिनके डी लगे हैं, दोनों को ही सही मान लेंगे, ठीक है? लेकिन किसी ने अगर सी लगाया है तो टी तो बहुत ही कम यूज होता है, ना के बराबर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 6। विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मीन? यानी दो मीन की बराबरी की टेस्टिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? इसका आंसर आपको पता है, टी टेस्ट। इस वाले फॉर्मूले पे हमने करीब 2 या 3 क्वेश्चन आपको करवाए थे, और ये फॉर्मूला किसके लिए था कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन प्रेजेंट है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करनी थी हमें। और आधार किसको लेना था? सैंपल को। सैंपल का कोरिलेशन निकालते हैं और उसके आधार पर ये चेक करते थे कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन है या फिर नहीं है। तो अगर इट्स नॉट एक्सेप्ट हुई तो पॉपुलेशन में कोरिलेशन नहीं है, और अगर रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब है। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? चलो आप में से कोई आंसर करे। So T is equal to R in bracket and minus 2 upon under root 1 minus R square. C option. ऊपर भी अंडर रूट ही है, ब्रैकेट नहीं है, तो Sir, इसका under root ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी है ना? Yes तो sir. सभी को Yes, sir. क्लियर है, डाउट नहीं है किसी को? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। No sir, कोई डाउट नहीं। और फॉर्मूला याद रखना, इस पे आपको कंफर्म है क्वेश्चन मिलना, आपने पेपर देखे भी हैं। सर आपने करवाया भी है 2-3-4 क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको वही सब, आप क्या करना, केवल जो नोट्स है ना उसको भी अगर पढ़ोगे तो आउट ऑफ 70 किसी के 50 से कम तो होंगे ही नहीं। अब ऊपर कितने होंगे ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। ओके सर। अगर आपने नोट्स ही मेरा पूरा पढ़ा तो ये तो जी सर। क्राइटेरिया सबका क्रॉस रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कौन कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा उसने कितनी मेहनत की पर्सनली, ठीक है? आपके एग्जाम में चॉइस भी बहुत रहती हैं। चॉइस मतलब जो कठिन होने छोड़ दीजिए, बाकी कर लीजिए। तो पूरा नोट्स आप पढ़ के जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं। उसके बाद जो छूटने लायक एग्जाम में होगा वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 30 नंबर की थी, और इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन उस 70 नंबर की लड़ाई को आप ही को लड़ना है, और मेरी नाक नहीं कटवानी है, ये सब लोग जान लो, ठीक है? तो 50 से कम किसी के रहने नहीं चाहिए। यस सर। ओके, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ मीन्स फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल? यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल बोला जा रहा है। 2 केस होते थे, एक होता था पेयर्ड, एक होता था इंडिपेंडेंट। जैसे कि हमने 10 पेशेंट का बीपी नोट किया और इनको फिर एक दवा दे दी और दोबारा से फिर बीपी नोट कर लिया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग हैं, उन्हीं पे दोबारा हमने टेस्ट किया, तो इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं या फिर पेयर्ड बोलते हैं। तो पेयर्ड की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी n-1, जबकि इंडिपेंडेंट वाले केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी? n1 + n2 - 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रखनी है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिपेंडेंट में n1 n2 बराबर हो जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? तो n1 n2 बराबर होने पर दोनों की वैल्यू n हो जाएगी, और फिर ये 2n बन जाएंगे, और फिर 2 कॉमन होके n-1 आ जाएगा। तो आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दोनों बराबर हैं, इसलिए मोर जनरलाइज आंसर इज दिस, नॉट दिस। क्योंकि बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम कौन सा जनरलाइज लेकर चलेंगे? जिसमें ना हो बराबर, होने के केस में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस दिस? इसका आंसर आप में से कौन बताएगा? 9th का। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले को याद करना बेकार है, अगर आपने ये नहीं याद किया कि ये टी को फॉलो करता है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो जो 9वां क्वेश्चन है वो उसी का है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यस सर, उसी का है। हाँ बताओ कितनी डिग्री? -2 सर। n-2 इज द राइट आंसर।
उम्मीद है तो सभी सर ने सही लगाया बाद होगा। में फैक्टोरियल करके n-2 के पूरे फार्मूले में लिखा है। जी जी बिल्कुल। तो जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही, जिसने नहीं लगाया है वो अपने आप का आकलन करे और मेन एग्जाम में गलती मत करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कभी नहीं करवाया, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया था कि आप कितना ध्यान से पढ़ाई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, एनोवा टेबल के अंदर जो हम फॉर्मूले फिल करते हैं उनको यूज किया गया है। अगर हम बात इसकी करें तो ये है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अगर इसकी बात करें तो ये है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और अगर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब कोई एक फैक्टर ए है, उसके 4 लेवल हैं, जैसे A1 A2 A3 A4, जैसे स्कूल के 3 लेवल थे। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वन वे है, क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट है जिसके 4 फैक्ट लेवल हैं। व्हाट विल बी द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, यानी n-1 होती है, ये हमको पता है, लेकिन n कितना है ये नहीं पता है। अब हम इन्हीं की मदद से n को निकालेंगे। तो आपको अगर हम एनोवा टेबल बना के दिखाएं इस वाले की, तो देखो कैसे आती थी। एक कोई फैक्टर ए है, फिर यहाँ एरर है, फिर यहाँ टोटल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसकी k-1, अगर इसके k लेवल हैं, इसकी n-k और इसकी n-1। फिर इधर आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और यहाँ पर आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ पर आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब आपको पता है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम सम ऑफ स्क्वायर एरर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। अब हमको वैल्यू यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर की 12 दी गई है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर की कितनी दी गई है 40, और हमको n की वैल्यू नहीं पता है, k की हमको दी गई है कितनी, ये देखिए 4। बस हम इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम n-4 को इस साइड लाकर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उस साइड डिवाइड कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12n माइनस 48 इज इक्वल टू 40। इसके बाद हम देखते हैं कि 48 इधर लेस हो रहा है, तो उधर जाने पर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर 12n इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। फिर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समथिंग हैपेंड रॉन्ग, n-k 40 7.4 7.5 7.5, बट इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए थी ना। सर स्टेप गलत हो रहे हैं यार। हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हुआ है, एरर सम ऑफ स्क्वायर इज 40, मीन सम ऑफ स्क्वायर इज 12, 40 n-k, ट्रीटमेंट इज 4, प्लस एक वैल्यू कोई शायद गलत हो गई है। चलो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे क्या गड़बड़ी है, और अगर ये क्वेश्चन गलत निकला तो इसका नंबर सबको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि Okay. यहाँ पर रिजल्ट में आना चाहिए था 96। सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सर जरूर भेज दीजिएगा। हाँ सोल्यूशन मैं इसका अभी ऑनलाइन ही बता देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी इसको देखता हूँ मैंने इसको दिया कहाँ से था, शायद कोई वैल्यू मेरे से गलत हो गई है, उसके लिए परेशान मत होना, मैं अभी इसको करवा ही देता हूँ तुरंत ही। सभी लोग लाइन पे बने रहें, ठीक है। ओके सर।
वैल्यू ये गलत हुई है, ये वैल्यू जो है ना ये 48 है, जो एरर का सम ऑफ स्क्वायर था ये 48 था, और क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, सर 40 लिखा है। 40 लिखा हुआ है। तो चलो ये क्वेश्चन गलत है, फिलहाल के लिए हम 48 मानकर आपको बता देते हैं सॉल्व कैसे हुआ है, और इसका नंबर सभी को मिलेगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको 48 पुट कर दें, अगर हम इसको 48 पुट कर देते हैं तो सम होने पर ये कितना बन जाएगा, 96। एक सेकेंड होल्ड करना। तो फिर इसका आंसर 8 आएगा, 8। हाँ, 96 होने पर क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 96/12 यानी कि 8। अब n आ गया 8 और हमको वैल्यू n-1 की चाहिए थी, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आ रहा था, आ रहा अच्छी था। बात है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं जो भी बता रहे थे। तो अब इसका आंसर जो है वो n-1 यानी 8-1 इक्वल टू 7, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसका सबको मिल जाएगा फायदा, सबके नंबर दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई नहीं दे रहा सर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा कुछ। अभी अभी आ रहा सर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा कुछ। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। चलिए, आप सबको दिख रहा होगा। यस सर, तो यस सर, इसका आंसर यस सर, 7 सही है। तो इस क्वेश्चन यस पर हम सर, लोग ज्यादा ओके फोकस सर। करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है इनके आने की। तो मैंने एक नया ट्रायल किया है इस बार, और फोकस करना है इस पे कि अगर आया तो ये नंबर 4 नंबर का अगर है तो आपके फ्री के नंबर हैं। कोई ऐसा जिसको अभी तक इसका सोल्यूशन ना समझ में आया हो? सर ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार सर ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार लिख के हम लोग को बता देते तो ज्यादा समझ आता सर। नहीं सर, मतलब ऐसे आपने नहीं सर, मतलब ऐसे मैं हर चीज आपने यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मतलब ठीक है? समझ नहीं आया, एक बार चलो फिर से देखो, अगर जो जो हमें समझाना चीजें है। दी हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। हमको सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर दिया 48, ये पहली चीज तो सही कर लेना, ये 48 है, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर हमको 12 दिया हुआ है, और ट्रीटमेंट हमारे पास 4 है, यानी कोई एक फैक्टर ए था जिसके 4 लेवल हैं, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना था, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको एनोवा टेबल याद होनी चाहिए। एनोवा टेबल में फैक्टर ए होता है, टोटल होता है, और यहाँ पर एरर होता है। ये है सोर्स ऑफ वेरिएशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, k-1, n-k और n-1। इसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और यहाँ पर आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। फिर क्या आता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, बस। इसके बाद एफ रेशियो आ जाता है। एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है, और जो अब एंट्री ले रहा है, तुम लोग माइक अपना ऑफ करो क्योंकि माइक की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा थोड़ा सा। श्यामू कहाँ रह गया थे, आप क्लास में आ रहे हैं। श्यामू अपना वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, तो f का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, f का फॉर्मूला होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है 12, दूसरा हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 48। अब ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर निकलता कैसे, 48। जब हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते थे। जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज में क्या पुट करेंगे, MSE हमको दिया हुआ है 12, इज इक्वल टू, ये तो हमको 12 दिया है, और SSE हमें दिया 48, और डिवाइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k, जहां पर k की वैल्यू हमको 4 दी हुई है, यानी फैक्टर ए के लेवल। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और n की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व हो जाएगा, n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 8। हमसे पूछा क्या गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे फॉर्मूले में n-1 है, यानी 8-1 इक्वल टू 7। सॉल्व तो कर लोगे ना इसको, यस सर। यस सर, ठीक है। बस इसका 7 ही है। यस सर, इसका 7 ही है। जिसने 7 निकाल दिया है 40 के साथ, उनका भी सही मान लेंगे। जिसने नहीं भी किया उनका भी सही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो फिर सबका ही हम सही मान लेंगे, ठीक है। सबको ही नंबर इसका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर का एंड हो गया है।
तुम सभी लोगों ने सेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये बात और सर 5वीं का सर एफ टेस्ट होगा ना? और सर 5वीं का सर एफ टेस्ट होगा ना? मैंने सर बताया अभी, उसमें अगर डी टी किसने टेस्ट भी लगाया है। तो उसका पांचवे का डी है सर, इसमें पांचवे का डी है सर, इसमें डी और ए दोनों दोनों के गलत लिए। बातें बंद करो मेरी बात सुनो, ठीक है? मैंने अभी भी बताया कि जिसने दोनों लगाया उसका 100% सही है, लेकिन जिसने केवल एफ लगा दिया उसका 99% सही है। तो ए और डी दोनों ही डाउटफुल थे, इसलिए दोनों जिसने ए भी लगाया डी भी लगाया दोनों का है मैं सही मान लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो तो सर अब मार्क्स ओके, सर। मिलेगा जिन्होंने 5वीं का सर मार्क्स मिलेगा बिल्कुल जिन्होंने मार्क्स 5वीं मिलेगा, का क्यों ही नहीं मार्क्स लगाया मिलेगा? है। जो 5 नंबर पे ए, हाँ, और तुम जो लोगों 5 की नंबर मैं पे रिकॉर्डिंग ए। पहले ऑफ कर दूं, फिर तुम लोगों से थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लेता हूँ।